हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है। दिस इज फॉर नवंबर और दिसंबर 2020 एग्जाम अमेंडमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पहले वाले दो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उनको वॉच करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और जितने भी अमेंडमेंट्स हैं दोस्तों, वेदर आप सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट हैं, सभी के लिए मैंने इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स को ऑलरेडी डियर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, वो भी हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों, आपको कोई पीडीएफ फॉर्मेट नहीं दिया जा रहा, आपको सब कुछ कॉपी में नोट करना है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ये सारे अमेंडमेंट्स आप लोगों को क्लास के अंदर ही लर्न हो जाएंगे। आप लोग एक छोटा सा रजिस्टर बना लीजिएगा, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया। और दोस्तों, आप उसमें नोट डाउन करना स्टार्ट करें। आप चाहे सीए के हैं, सीएस के हैं, सीएमए स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को ये सारे अमेंडमेंट्स नोट डाउन करने हैं और इनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार इनको लर्न करना है। दोस्तों, जब भी आप फ्री हैं, यूट्यूब पर चलाकर मेरे ऑडियो को सुनते रहें। राइट, पहली बार जब देखें तो उसको कॉपी में नोट करें। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी और एग्जाम में एक बहुत बड़ा पोर्शन यहां से कवर होता है दोस्तों। सो अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को अमेंडमेंट्स करवा रहा था, ये हमारा अमेंडमेंट वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आज की क्लास में हम कवर करेंगे, दैट इज फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। आज दोस्तों मैं आप लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आप लोगों को यहां पर कवर करने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना कॉपी, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और लास्ट दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं डियर, उनको जरूर देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई पर जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पहला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों सेक्शन 1313 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। दोस्तों, जब आप आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 13 पढ़ते हो तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है और आप एक बार उसको फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को डियर डिटेल में समझाता हूं। क्या लिखा है वहां पर? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज और इंजॉयमेंट। दोस्तों, आप लोगों ने सेक्शन 1313 जरूर पढ़ा होगा आईजीएसटी का। उसमें लिखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को वहां पर दिया हुआ माना जाएगा जहां पर इफेक्टिव यूज होता है, सप्लाई का जहां पर इफेक्टिव यूज होता है, जहां पर इफेक्टिव एंजॉयमेंट होता है, वहां पर माना जाता है। दोस्तों, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 19। और ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। यहां पर बात हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज की। दोस्तों, जो अमेंडमेंट हुआ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हुआ है, एंड दैट इज रिलेटेड टू फार्मा। जो फार्मा सेक्टर होता है दोस्तों, वहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है दोस्तों सप्लाइड बाई आ पर्सन इन टीटी बोले तो टैक्सेबल टेरिटरी, टू आ पर्सन लोकेटेड इन एनटीटी। मतलब जो सर्विस का सप्लायर है वो कहां पर है? वो टीटी में है। और जो सर्विस का रेसिपिएंट है दोस्तों, वो कहां पर है? एनटीटी में है। राइट, तो दोस्तों क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड इंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। दोस्तों, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हो, आप फार्मा सेक्टर में हो,
आपको पता है डियर, बहुत सारे रिसर्च वाले काम इंडिया में होते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में करवाए जाते हैं क्योंकि वहां ट्रायल्स करवाना महंगा पड़ता है। तो सर्विस का जो सप्लायर है वो इंडिया में है, सर्विस का रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है ना। सर्विस का रेसिपिएंट कहां पर है? इंडिया के बाहर है। अब जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे वो सब इंडिया में होंगे, रिसर्च एक्टिविटी होगी इंडिया में होगी। तो सर्विस का सप्लायर कहां पर बैठा है दोस्तों? सर्विस का सप्लायर टीटी में बैठा है। टीटी बोले तो इंडिया। और जो रेसिपिएंट है जिसको सर्विस मिल रही है, सपोज वो यूएस की कंपनी है, तो वो कहां पर बैठी है? एनटीटी में बैठी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पर मानी जाएगी जो इफेक्टिव यूज और इंजॉयमेंट ऑफ सर्विस है। जहां पर इसका इफेक्टिव यूज होगा, जहां पर इसका इंजॉयमेंट होगा। तो दोस्तों सर्विस की सप्लाई, अगर आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, अगर आप किसी चीज पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो और उसका बेनिफिट उस कंट्री में मिलेगा जहां पर वो यूज होगा, तो सर्विस की सप्लाई इंडिया में नहीं मानी जाएगी, सर्विस की सप्लाई यूएस में मानी जाएगी। सप्लायर कहां का है, रेसिपिएंट कहां का है, डजंट मैटर दोस्तों। सर्विस की सप्लाई उस जगह पर दी हुई मानी जाएगी जहां पर उसका इफेक्टिव यूज हो रहा है, जहां पर उस सर्विस को इंजॉय किया जा रहा है। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यस सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं। चलिए अब हम दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या बोलता है पॉइंट नंबर 2? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20। दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई में एक और अमेंडमेंट हुआ है 1/4/2020 से, 1 अप्रैल 2020 से। क्या है वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आपको फटाफट से नोट करना होगा, सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट की बात हम कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन की बात हम कर सकते हैं, और पार्ट्स की बात हम कर सकते हैं। टू आ पर्सन फॉर यूज इन बिजनेस। दोस्तों 1/4/2020 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अगर कोई भी सप्लाई दी जाती है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, रिपेयर से रिलेटेड है, ओवरऑल कोई भी सर्विस है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट इंजन है, पार्ट्स है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर हम एयरक्राफ्ट इंजन को रिपेयर करते हैं, हम एयरक्राफ्ट को रिपेयर करते हैं, हम उसके पार्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस देते हैं और वो एयरक्राफ्ट अगर बिजनेस में यूज होगा, तो मैं बता देता हूं दोस्तों सर्विस कहां पर दी हुई मानी जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट की लोकेशन है डियर, वहां पर सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा। ये वो प्लेस है जहां पर सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा, राइट। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। सर्कुलर देखो, वैसे तो क्या होता है, जो रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस होती है ना, उसमें जहां पर रिपेयर हो रही है, जहां पर परफॉर्मेंस हो रही है, वहां पर सर्विस को दिया हुआ माना जाता है। लेकिन इन दिस केस माय डियर फ्रेंड, यहां पर आप मेंटेनेंस जिस जगह पर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट को पावर है डियर कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई को कहीं पर भी मान सकती है। तो दोस्तों यहां रेसिपिएंट की लोकेशन पर सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा, जबकि इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस एंड दिस चेंज इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। एंड व्हाट इज दिस सर्कुलर, एक बार लिख लो, क्लैरिफिकेशन
clarification in relation to place of supply, cargo handling services provided by port to clients। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, आपका सामान पोर्ट पर आता है, तो वहां पर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज होती है। अच्छा, ये जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज होती है, ये आपको हैंडलिंग की सर्विस देती है। हैंडलिंग मतलब गुड्स को उतारना, चढ़ाना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ये सब सर्विसेज दी जाती है। अच्छा, इन सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज। दीज आर कॉल्ड कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट टू द क्लाइंट्स। जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो अपने क्लाइंट को इस तरह की सर्विसेज देता है ना, इस तरह की सर्विसेज देता है। दोस्तों, यहां पर एक बार नोट करिएगा, सबसे पहले सर्कुलर ने ये बोला कि इट इज नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो दोस्तों कि ये जो कार्गो हैंडलिंग सर्विस है, इसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना मानो। इसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस नहीं कहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिटरमाइंड, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12(2) और 13(2), 12(2) और 13(2) IGST एक्ट। और आगे आपको लिखना होगा डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सप्लायर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर का काम है सर्विस को देना। सप्लायर आपको कार्गो हैंडलिंग की सर्विस देता है, वो की पोर्ट ट्रस्ट है। तो दोस्तों, आप लोग सेक्शन 12 और 13 तो पढ़े होंगे। सेक्शन 12 कब एप्लीकेबल होता है? जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों टीटी में हो, इंडिया में हो। अगर एक भी बंदा, वेदर सप्लायर और वेदर रेसिपिएंट, इंडिया के बाहर है, तो वहां सेक्शन 13 लगता है। तो दोस्तों, 12(2) और 13(2) आप लोगों ने पढ़ा होगा। दैट इज इन रिलेशन टू रेसिपिएंट। सप्लाई रेसिपिएंट की लोकेशन पर मानी जाती है। अगर वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन पर मानी जाती है। लेकिन लॉ ने बोला कि इट इज नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस नहीं मान सकते। इट इज नॉट कवर्ड इन अनदर स्पेशल सेक्शन विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज डिफॉल्ट सेक्शन। इसके ऊपर या तो 12(2) लगेगा या 12(3) लगेगा, 12(2) या 13(2) सॉरी। अब वो देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज कहां की हैं। तो कहने का मतलब है डियर कि 12(2) और 13(2) के अकॉर्डिंग हमको यहां पर चलना होगा। दोस्तों, 12(2) और 13(2) क्या है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। 12(2) में हम रेसिपिएंट की लोकेशन पर सर्विस को दिया हुआ मानते हैं। लेकिन अगर रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती है तो फिर हम सप्लायर की लोकेशन पर सर्विस को दिया हुआ मानते हैं, है ना। ये बात 13(2) में पढ़ते हो आप। लेकिन जब आप 12(2) पढ़ते हो तो 12(2) में ये लिखा हुआ है कि अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन पर दिया हुआ माना जाएगा, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो या तो रेसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन। मतलब कुल मिलाकर 12(2) पढ़ो या 13(2) पढ़ो, लगभग एक जैसा है। तो आपको जो डिफॉल्ट सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। इसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस नहीं मानोगे दोस्तों। इट इज ए क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों नोट कर लीजिएगा, दैट इज अ न्यू क्लैरिफिकेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई, इट इज ऑल्सो ए क्लैरिफिकेशन, इट इज ऑल्सो ए सर्कुलर। Place of supply in case of supply of
वेरियस सर्विसेज ऑन अनपॉलिश, दोस्तों इनको नोट जरूर करिएगा जिससे आपको चीजें याद हो। अनपॉलिश डायमंड्स सच एज, अनपॉलिश डायमंड सच एज कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी, cutting and polishing activity. Place of supply in case of supply of various services on unpolished diamonds such as cutting and polishing activity. Right? तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसको आप इस तरीके से नोट करिएगा, which have been temporary imported into India, and are not put to use in India. Not put to use in India. Place of supply, एक बार नोट कर लो, in case of performance based service as per 13(3) IGST Act, but an exception where supply of service in respect of goods which are temporarily imported in India for repair and exported thereafter. So the place of supply should be as per section 13(2) of IGST Act. दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम जो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर की बात कर रहे हैं दैट इज इन रिलेशन टू अनपॉलिश्ड डायमंड्स। आपको पता है डियर, इंडिया के बाहर से बहुत सारे अनपॉलिश्ड डायमंड इंडिया में लाए जाते हैं क्योंकि उस पर जो कटिंग होती है, जो पॉलिशिंग होती है, ये काम इंडिया में होता है। दिस इज अ जॉब वर्क। अच्छा, वो इंडिया में इंपोर्ट तो किया जाता है लेकिन नॉट परमानेंट पर्पस, ना ही उसको इंडिया में यूज किया जाता है, केवल उस पर पॉलिश। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों हम यहां पर जो बात कर रहे थे वो अनपॉलिश डायमंड्स की बात कर रहे थे। और ये जो अनपॉलिश डायमंड्स होते हैं, देखो मैंने थोड़ा सा इसको आगे तक नोट कर लिया है, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। इंडिया के अंदर जो भी अनपॉलिश डायमंड्स मंगाए जाते हैं, ये जो अनपॉलिश डायमंड्स होते हैं डियर, जिसकी कटिंग और पॉलिशिंग एक्टिविटी इंडिया में होती है, लेकिन ये इंडिया में परमानेंट नहीं मंगाए जाते हैं, इट इज टेम्पररी इंपोर्टेड। ये जो अनपॉलिश डायमंड्स होते हैं इनको टेम्पररी इंपोर्ट किया जाता है इनटू इंडिया, नॉट पुट टू यूज इन इंडिया। दोस्तों इनको इंडिया में यूज नहीं किया जाता, मतलब ये इंडिया में इंपोर्ट तो होते हैं लेकिन टेम्पररी पर्पस के लिए इंपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है। अगर हम सेक्शन 13 की बात करें तो जहां पर परफॉर्मेंस होगा वहां पर सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। याद करो डियर, एक एक्सेप्शन होता था माय डियर फ्रेंड्स, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्पररी इंपोर्टेड। जब आप लोग सेक्शन 13 को पढ़ते थे
तो सेक्शन 13 तब लगता था जीएसटी में जब सप्लायर और रेसिपिएंट में कोई भी एक बंदा इंडिया के बाहर हो। तो जब आप कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते थे और आप उस पर कोई भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस इंडिया में करते थे और उस गुड्स को वापस अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो दोस्तों वहां पर जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकालोगे तो लॉ के अंदर ये लिखा है दोस्तों कि सेक्शन 13(2) विल बी एप्लीकेबल। और मैं बता दूं, जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(2) के अंदर कंप्यूट करते हो तो जो रेसिपिएंट की लोकेशन होती है, जो रेसिपिएंट की लोकेशन होती है, वहां पर सर्विस को दिया हुआ माना जाता है। दोस्तों यहां पर रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, क्योंकि आप सर्विस उस बंदे को दे रहे हो जिससे आप इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करके लाए हो। तो मैं बता दूं डियर, जब सर्विस इंडिया के बाहर दी हुई मानी जाएगी और इंडिया के बाहर होता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं दैट इज इन रिलेशन टू, ये थोड़ा सा रहेगा, बस थोड़ा सा डियर मेरा एडवांस में नोट कर लिया था मैंने, 1-2 पेज आप लोग देखकर नोट कर लो, बाकी मैं आपको पूरा नोट ही करवाऊंगा क्लास के अंदर। प्लेस ऑफ सप्लाई सॉफ्टवेयर और डिजाइन। दोस्तों सॉफ्टवेयर और जो डिजाइन होता है ये इंडिया में किया जाता है, क्योंकि डियर जो इंडिया के बाहर है जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना है उसके लिए डिजाइनिंग पार्ट इंडिया में सस्ता पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी सैंपल होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जिसका सॉफ्टवेयर उनको क्रिएट करना है वो पहले इंडिया में भेज देते हैं ताकि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं और उसके अंदर वो कैसे कॉम्पिटेबल काम करेगा नहीं करेगा, उसकी जो कॉम्पिटेबिलिटी होती है उसको इंडिया में चेक किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वो हार्डवेयर या जो किट होता है वो इंडिया के बाहर से आएगा, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे इंडिया में, हम उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों वैसे तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, लेकिन फिर वही बात जैसा आपने जस्ट पहले वाली सर्विस में पढ़ा था, इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(2) के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। और दोस्तों एज पर सेक्शन 13(2) जो सर्विस रेसिपिएंट की लोकेशन है वहां पर सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा, वहां पर दोस्तों सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा। और सर्विस रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो जब आप सर्विस को इंडिया के बाहर दिया हुआ मानोगे तो दोस्तों इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला। अच्छा दोस्तों, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर है ये सीए इंटर के स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी है डियर, जैसे ये सप्लाई ऑफ लॉटरी वाला केस है, ये इंटर के एग्जाम में नहीं लगेगा, दिस इज फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सप्लाई ऑफ लॉटरी का केस है, आप लोग जानते हो कि भाई सप्लाई ऑफ लॉटरी जो होती है उसे एक सप्लाई सर्विस माना जाता है, गुड्स माना जाता है, एक्शनेबल क्लेम है लॉटरी, और लॉटरी के ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन दोस्तों वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर 1 मार्च 2020 से एक अमेंडमेंट आया है, और ये जो 1 मार्च 2020 से अमेंडमेंट आया है इसका नोटिफिकेशन है 8/2020। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जब पहले वैल्यू निकालना सीखते थे तो वहां पर क्या होता था कि जो लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से निकाला जाता था और बाकी का जो वैल्यूएशन है वो सेपरेट मैनर में कंप्यूट किया जाता था, निकाला जाता था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी है विल बी हायर ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 128, और 100 डिवाइडेड बाई 128 मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी रन करे या ऑथोराइज पर्सन रन करे, दोनों में तरीका सेम रहेगा। पहले आपने यहां पर कुछ अलग परसेंटेज पढ़ा था, तो दोस्तों जो फेस वैल्यू है उसका 100 डिवाइडेड बाई 128 करो, और जो नोटिफिकेशन है प्राइस का उसका भी 100 डिवाइडेड बाई 128 करो। जो भी दोनों में से हायर होगा उसे ही हम लॉटरी की वैल्यू मानकर चलेंगे, वेदर इट इज रन बाई स्टेट गवर्नमेंट और वेदर इट इज रन बाई एनी पर्सन ऑथोराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों यहां पर एक सर्कुलर आया है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। एएआर होता है, एएआर का क्या काम होता है, एयरलाइंस होती हैं,
दोस्तों ये जो एयरलाइंस होती है, एयरलाइंस जो है पैसेंजर से टिकट लेती है, लेकिन दोस्तों एयरलाइंस को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम यूडीएफ और पीएसएफ बोलते हैं। यूडीएफ का मतलब होता है यूजर डेवलपमेंट फीस और पीएसएफ का मतलब होता है पैसेंजर सर्विस फीस। दोस्तों जब एयरलाइन पैसेंजर से टिकट का पैसा लेगी तो उसमें वो यूडीएफ और पीएसएफ के नाम से कलेक्शन करती है, लेकिन ये कलेक्शन एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम एयरलाइंस के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो टिकट का जो अमाउंट होता है, क्या उसमें यूडीएफ और पीएसएफ को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? तो आंसर इज नहीं जोड़ा जाएगा, उसे दोस्तों एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड दोस्तों वो प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि जो एयरलाइंस है वो जितना पैसा यूडीएफ और पीएसएफ के नाम से इकट्ठा करेगी वो उसे डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देगी। आप लोगों ने प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर हम सारी कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो डियर वो जो पैसा होता है, वो जो यूडीएफ और पीएसएफ के नाम से आप पैसा चार्ज कर रहे हो, वो बिल्कुल भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद के सारे अमेंडमेंट्स इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड, ये सब आप लोगों के एग्जाम में एप्लीकेबल है, वेदर आप इंटर स्टूडेंट है या फाइनल स्टूडेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हो 1/1/2020 से एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट फर्निश करना होता है और वो स्टेटमेंट GSTR 1 में सबमिट होता है। अच्छा, सप्लायर जितनी भी चीजें GSTR 1 में शो करेगा वो 2A के अंदर रेसिपिएंट को व्यू होती है। दोस्तों जितनी आउटवर्ड सप्लाई सप्लायर ने अपलोड कर दी है GSTR 1 में, उसका तो रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि इनवॉइस या डेबिट नोट की डिटेल GSTR 1 में अपलोड नहीं करते हैं, नॉट बीन अपलोडेड, अपलोड नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो जो चीजें आपने GSTR 1 में अपलोड नहीं करी है, जो जो चीजें आपने GSTR 1 में अपलोड नहीं करी है, उसका भी एज ए रेसिपिएंट आप क्रेडिट ले सकते हो। उसका भी दोस्तों आप एज ए रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकते हो। और वो क्रेडिट आपको कितना मिलने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और वो आपको मिलेगा एलिजिबल ITC का 10%। दोस्तों ये पहले 20% था, लेकिन 1 जनवरी 2020 से अमेंडमेंट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां पर पक्का क्वेश्चन आएगा और मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल से समझा भी देता हूं। दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर विजय रेसिपिएंट हैं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर मंथ में 100 इनवॉइस रिसीव किए, तो वो 100 इनवॉइसेस पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। दोस्तों ये जो 100 इनवॉइस हैं, इनका GST का जो ITC है वो 10 लाख बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों कि ये जो 100 इनवॉइस हैं, ये जो 100 इनवॉइस हैं, इनमें से 80 इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया गया है बाय द सप्लायर। और दोस्तों ये जो 80 इनवॉइसेस हैं, इनका ITC 6 लाख रुपए बनता है, जिसे सप्लायर ने अपने GSTR 1 में शो कर दिया है और 3B की जो रिटर्न है उसके अंदर भी दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो 20 इनवॉइस हैं जिनका ITC 4 लाख बनता है, उसे अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो टोटल अमाउंट यहां पर 10 लाख बनता है। तो जो अपलोड हो गया वो ITC तो आपको 100% मिलेगा 6 लाख, लेकिन दोस्तों जो 4 लाख का ITC है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और वो कितना मिल सकता है? जितना अपलोड हुआ है उसका 10%। जैसे 6 लाख अपलोड हुआ है तो उसका 10% अगर आप निकालोगे तो 0.6 होता है दोस्तों। कितना होता है? 0.6 होता है। एक मिनट दोस्तों, 0.6 होता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहां तो आपको पूरे 10 लाख की क्रेडिट चाहिए थी,
लेकिन दोस्तों आप पूरे 10 लाख की क्रेडिट नहीं ले सकते, आप 6.6 लाख की ही क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि अपलोडेड जो है उनकी तो 100 मिलती है और जो अपलोडेड नहीं है उसके लिए आप 10% क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन 10% 4 लाख का मत कर देना भाई, जितने अपलोड हो गए हैं, जितना एलिजिबल क्रेडिट है उसका 10%। तो जब आप 6 लाख का 10% निकालते हो तो वो हमारा 0.6 निकल कर आता है। तो कहां तो आप पूरे 10 लाख की क्रेडिट बुक करते, लेकिन डियर हम आपको ओनली 6.6 लाख की ही क्रेडिट लेने देंगे। तो सर एक बात बताओ, जो बैलेंस 3.4 लाख है, जो बैलेंस 3.4 लाख है उसकी क्रेडिट का क्या? तो मैं बता दूं डियर, ये जो बैलेंस 3.4 लाख का क्रेडिट है ये आपको सब्सीक्वेंट मंथ में मिलेगी जब सप्लायर उन इनवॉइसेस को अपलोड कर देगा। जब तक सप्लायर उन इनवॉइसेस को अपलोड नहीं करेगा आपको क्रेडिट नहीं दी जाएगी। तो सरकार आपको यह कहना चाहती है कि आप उन्हीं सप्लायर से गुड्स परचेज करो जो टाइम से GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपलोड करते हैं और 3B के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। हावेवर ITC सो क्लेम, जो ITC आप क्लेम करोगे शुड नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए द एक्चुअल एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, मतलब जो नॉट अपलोडेड है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। अब आगे के सारे चीजें आपको मैं नोट करवाता चलूंगा। एक एग्जाम्पल लिखिए डियर, मजा आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम में इस पर पक्का क्वेश्चन आने वाला है। चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हैं या फाइनल के, ये आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। दोस्तों जैसे सपोज करो, एक इलस्ट्रेशन नोट करो भाई। सपोज करो दोस्तों मिस्टर अजय, और कोई बड़ी बात नहीं है, जो इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं यही आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन मैंने नहीं बनाया है, ये उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन सर्कुलर में दिया गया है। जैसे सपोज करो डियर, मिस्टर अजय हैं, वो रिसीव करते हैं 100 इनवॉइसेस। कितने इनवॉइसेस रिसीव करते हैं? 100 इनवॉइसेस को वो रिसीव करते हैं। मिस्टर अजय 100 इनवॉइसेस को रिसीव करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, राइट। मिस्टर अजय 100 इनवॉइसेस को रिसीव करते हैं, और मैं बता दूं डियर, इसके अंदर जो GST अमाउंट है वो 10 लाख है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब सपोज करो डियर कि ये जो 100 इनवॉइस हैं, इनमें से ये जो 100 इनवॉइस हैं इनमें से 85 इनवॉइस तो अपलोड कर दिए गए हैं। नोट करिएगा, अपलोड कर दिए गए हैं। और जो 15 इनवॉइस हैं वो अभी तक नॉट अपलोडेड हैं, नॉट अपलोडेड हैं। दोस्तों सपोज करो ये जो 85 इनवॉइसेज हैं इसमें GST कितना इन्वॉल्व है? 9.5 लाख, और जो 15 हैं उनका है 0.5 लाख। तो टोटल ITC हमारा 10 लाख होता है, जिसमें से 9.5 तो शो हो रहा है और 0.5 शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर ITC को बुक करोगे, जब आप यहाँ पर ITC को अवेल करोगे तो इसका तो 100% मिलेगा, मतलब 9.5 लाख तो आपको पूरा पूरा मिलेगा 100%। लेकिन दोस्तों ये जो 0.5 है इसमें से कितना मिल पाएगा? तो लॉ ने बोला जितना एलिजिबल होता है उसका 10%। अब अगर मैं 9.5 का 10% निकालता हूं तो ये मेरा 0.95 लाख होता है, और जब मैं 9.5 में 0.95 को ऐड करूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो क्या मुझे 10 लाख से ज़्यादा लेने दिया जाएगा? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल का 10% निकालते हो और वो इस 0.5 से भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको हम यहाँ पर मैक्सिमम 0.5 ही लेने देंगे,
क्योंकि आप 10 लाख से ज़्यादा का आईटीसी नहीं ले सकते। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, हावेवर आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। नॉट अपलोडेड से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। तो यही बात डियर मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा था। चलिए दोस्तों हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शंस आप पढ़ रहे हो आईटीसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। इसके लिए नोटिफिकेशन 8/2020 लाया गया, सॉरी इसके लिए 1 जनवरी 2020 से नोटिफिकेशन आया। और मैं आपको बता दूं डियर, ये जो अमेंडमेंट आया है, ये जो चेंज आया है, ये कौन से रूल में आया है? रूल 36(4) बोलते हैं इसको। ये जो है CGST रूल्स का पार्ट है। रूल 36(4) ये 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल है और इंटर फाइनल सभी बच्चों के एग्जाम में आएगा। दोस्तों ये जो रूल 36(4) है, ये मैं आप लोगों को जो है पहला अमेंडमेंट बता रहा हूं आईटीसी का। दिस इज आवर फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ आईटीसी। दोस्तों इसी के अंदर ये जो रूल 36(4) है, इसमें आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को कुछ सर्कुलर दिए गए हैं। सर्कुलर 123/42/2019। दोस्तों ये सर्कुलर पहले ही आ चुका है और ये सर्कुलर 11/11/2019 को आया था। और ये किसके लिए आया था? रूल 36(4) के लिए। क्योंकि दोस्तों रीजन ये है, आप सोचेंगे कि रूल 36(4) तो 2020 से आया, नहीं दोस्तों, रूल 36(4) पहले ही आ गया था, लेकिन पहले इसमें रेस्ट्रिक्शन 20% था जिसे रिड्यूस करके 10% किया गया। लेकिन इसके अंदर कुछ डाउट्स आ रहे थे, उन डाउट्स को डियर क्लैरिफाई किया गया है बाई दिस सर्कुलर 2019-11-11। तो दोस्तों जब आप 36(4) के अमेंडमेंट्स को पढ़कर जाएंगे, जिसे अब 20 की जगह 10% कर दिया गया है, वहां पर यह सर्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सर्कुलर में जितनी भी बातें बताई गई है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों उन सभी चीजों को नोट करते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहली बात, रेस्ट्रिक्शन। ये जो रेस्ट्रिक्शन आपने पढ़ा है 10% का, इज नॉट इम्पोज थ्रू कॉमन पोर्टल। It is on recipient to avail ITC on self-assessment basis। दूसरा पॉइंट इस सर्कुलर का आप लोग नोट करेंगे, रूल नंबर 36(4) calculated, rule number 36(4) calculated on total eligible ITC from all suppliers, not on supplier basis। तीसरा पॉइंट आप इस सर्कुलर का नोट करेंगे, सेक्शन 17(5) जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट नॉट कंसीडर्ड। ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं नॉट कंसीडर्ड फॉर दिस कैलकुलेशन। पॉइंट नंबर 4 आप यहां पर नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रूल 36(4) is as on the due date of filing GSTR1। और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए।
ड्यू डेट ऑफ GSTR1, ड्यू डेट ऑफ GSTR1 फॉर January 2020 is suppose 11 Feb 2020। तो दोस्तों यहाँ पर जो ITC होगा, एक बार पूरा नोट कर लो फिर समझाता हूँ। ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट not uploaded by supplier, not uploaded by supplier shall be 10% of total ITC reflected, total ITC reflected in GSTR 2A as on 11 Feb 2020। तो दोस्तों ये आपने सर्कुलर लिख लिया होगा, ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रूल 36(4) रेस्ट्रिक्शन का रूल है कि जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए गए हैं बाय द सप्लायर, आप जब उनका क्रेडिट एज ए रेसिपिएंट बुक करोगे तो वो आप मैक्सिमम 10% बुक कर सकते हो ऑफ द एलिजिबल अपलोडेड इनवॉइस, राइट। दोस्तों जब आप 10% वाला रेस्ट्रिक्शन लगाते हो रूल 36(4) में, उसमें कुछ डाउट्स आ रहे थे, उन डाउट्स को यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है और वो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 123/42/2019 के द्वारा आपको क्लियर किया गया है। क्या है वो रेस्ट्रिक्शन, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। कॉमन पोर्टल ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाएगा कि ऑटोमेटिक आपके रेसिपिएंट, आप जब ITC बुक करोगे तो अपने आप ही 10% बुक हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये रेस्ट्रिक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेरी बात को मानकर चलिएगा। तो जब आप 10% का रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो ये कैलकुलेशन आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। मतलब आप रेसिपिएंट हो तो आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने सप्लायर्स ने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको 2A में व्यू भी होगा। तो उसके बेसिस पर आप 10% ही लोगे, जो लोड नहीं हुए हैं उसका। ये कैलकुलेशन पोर्टल अपने आप नहीं करता है, ये कैलकुलेशन रेसिपिएंट को खुद करनी होती है। रेसिपिएंट चाहे तो इसके लिए सॉफ्टवेयर ले सकता है, जैसा हम लोग अपनी फर्म में करते हैं, या हम एक्सेल के ऊपर ये कैलकुलेशन करते हैं डियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं कि जो रूल 36(4) है, इसमें जो 10% का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ये टोटल एलिजिबल ITC के ऊपर लगाया गया है। मतलब उसके ऊपर निकाला जाएगा फ्रॉम ऑल सप्लायर्स। मतलब ये सप्लायर के बेसिस पे नहीं है। एक पर्टिकुलर मंथ में आप जितने सप्लायर्स से सप्लाई लिए हो और उसमें से जितने सप्लायर्स ने इनवॉइस अपलोड कर दिए हैं, उसकी टोटल एलिजिबल ITC पर आप 10% निकालोगे। आप इसकी कैलकुलेशन सप्लायर वाइज नहीं करोगे या सप्लायर के बेसिस पे नहीं करोगे, जो एलिजिबल ITC जितने सप्लायर्स ने चढ़ा दिए उसके ऊपर करोगे, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है दोस्तों, जब आप 10% का कैलकुलेशन करते हो तो उसमें ब्लॉक क्रेडिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट तो ऐसी होती है, वो तो वैसे भी आपको बुक नहीं करनी। सपोज करो आप सप्लायर से कोई सप्लाई लेकर आए हो जिसे उसने अपलोड भी कर दिया है, लेकिन आप उसका क्रेडिट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दोस्तों क्रेडिट ब्लॉक है। तो जब क्रेडिट ही ब्लॉक है तो आप उस क्रेडिट को बुक ही क्यों करोगे? मतलब उसको आप 10% की कैलकुलेशन में कंसीडर ही क्यों करोगे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो 4th पॉइंट का क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि सर हम जो ये 10% का रेस्ट्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे ये एज ऑन व्हाट डेट करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको समझाया गया है एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, किसी सप्लायर को GSTR1 सबमिट करना है जनवरी 2020 का, और सपोज करो डियर उस जनवरी 2020 की ड्यू डेट है 11 Feb, 11 फरवरी 2020। तो दोस्तों जब हम एज ए रेसिपिएंट 10% वाले रेस्ट्रिक्शन को लगाएंगे
तो हम ये 10% का जो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे दोस्तों, ये हमें 11 फरवरी को देखना होगा कि सप्लायर ने कौन कौन से इनवॉइस अपलोड नहीं किए हैं। तो जितना हमारा 11 फरवरी का, जितना हमारा 11th ऑफ फेब का, जो 11 फरवरी का जो हमारा नॉट अपलोडेड वाली जो बात है बाई द सप्लायर, जो अपलोड नहीं हुए हैं डियर, उसकी कैलकुलेशन हमें 11 फरवरी को देखनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लायर जीएसटीआर 1 में चढ़ा देगा तो वो हमें 2A के अंदर व्यू हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख लास्ट डेट होती है, 11 फरवरी को वो हमें 2A में व्यू हो जाएंगे। तो उस दिन हम देखेंगे और उसके बेसिस पर हम 10% ही वहां पर क्लेम करेंगे उस आईटीसी के लिए जो अभी तक सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये चारों क्लैरिफिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं। रूल 36(4) का जो रेस्ट्रिक्शन 10% है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, आईटीसी चैप्टर का मैंने केवल अभी तक फर्स्ट अमेंडमेंट डिस्कस किया है, जिसमें मैंने 36(4) आपको बता दिया और उसके जो रिलेटेड सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। दोस्तों आईटीसी के अंदर जो सेकंड अमेंडमेंट आया है, जो मेन सेकंड अमेंडमेंट है, वो मैं अब आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अभी तक मैं सारी बात 36(4) के बारे में कर रहा था। दोस्तों यहां पर एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जो नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है ये है 86A। ये जो नया रूल आया है डियर, ये 86A है। ये सभी रूल सीजीएसटी रूल्स के पार्ट हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस नए रूल में कुछ पावर्स दी गई हैं, तो एक बार आप उन पावर्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं क्या है वो पावर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा पावर टू कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। दोस्तों ये पावर कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को दी गई है, किसके लिए दी गई है, लिख लो, इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। फिर से रेस्ट्रिक्शन इंपोज करने के पावर हैं, लेकिन अब की बार रेस्ट्रिक्शन किसका, नोट कर लो, समझाता हूं। ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC available if fraudulent availed or ineligible। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सीजीएसटी के अंदर एक नया रूल जोड़ा गया है 86A। और दोस्तों ये जो नया रूल है ये आप लोगों के एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर क्या लगाए गए हैं डियर, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, कमिश्नर साहब लगाएंगे या जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं वो लगाएंगे। किस बात का रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल। दोस्तों जो आईटीसी अवेलेबल होता है उसके यूटिलाइजेशन पर रेस्ट्रिक्शन है। देखो पहला रेस्ट्रिक्शन जो आपने 36(4) में पढ़ा वो तो क्रेडिट को बुक करने पर लगाया गया रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन जो नया रूल 86A आया है ये क्रेडिट को जब आप बुक कर लेते हो, अवेल कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप उसको यूटिलाइज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, तो उसको यूटिलाइज करना बोलते हैं, उसके लिए लगाया गया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई लोग आईटीसी को फ्रॉडलमेंट तरीके से अवेल कर लेते हैं, जबकि वो क्रेडिट उनको बुक ही नहीं करना चाहिए था। अब अगर मान लो उन्होंने बुक कर भी लिया, अवेल कर भी लिया, टेकन कर भी लिया, एक ही बात है, तो उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर जब आप उसको यूज करने लगोगे तो कानून के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं डियर वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन कब और कैसे लग पाएंगे इसके रीजंस मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं दोस्तों। और ये रीजन भी इसी रूल का पार्ट है, आप इन रीजंस को एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। रीजन ये है, रीजन क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को। इफ इनवॉइस इशूड बाई नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर,
if invoice issued by non-existent supplier or a person not conducting any business from registered place। दूसरा रीजन लिखो विदाउट रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, तीसरा रीजन लिखो इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट। इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट, राइट, इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट। दूसरा रीजन आप यहां पर लिखेंगे, ये जो 3 पॉइंट हैं ये तो फर्स्ट के हैं। सेकंड आप लिखेंगे इफ रेसिपिएंट नॉट फाउंड, और नॉट डूइंग बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, और तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे इफ रेसिपिएंट इज नॉट हैविंग वैलिड टैक्स इनवॉइस और वैलिड डॉक्यूमेंट। लेकिन लास्ट में एक चीज जरूर लिखिएगा, बट रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज फॉर अ पीरियड अप टू 1 year from the date of imposition। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रेडिट अगर आपने गलत तरीके से बुक कर लिया है तो डिपार्टमेंट अब उसके यूटिलाइजेशन पर रोक लगा सकता है। और वो कब लगाएगा रोक डियर? इसलिए लगाएगा कि आपने किसी ऐसे सप्लायर के इनवॉइस के बेसिस पर क्रेडिट बुक की है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, या वो सप्लायर अपने रजिस्टर्ड प्लेस से कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। तो सावधान रहिए, ऐसे सप्लायर से माल ना खरीदें, ऐसे सप्लायर से इनवॉइस ना खरीदें जो कि गलत तरीके से बिजनेस कंडक्ट करता है। विदाउट रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, अगर आपने कोई सप्लाई नहीं ली है, केवल आप बिल के बेसिस पर क्रेडिट बुक कर रहे हो, तो भी डियर यूटिलाइजेशन पर रोक लगाई जा सकती है। और अगर टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं हुआ है फिर भी आप रेसिपिएंट हो और क्रेडिट बुक कर रहे हो और बुक करने के बाद यूटिलाइज कर रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। दूसरा रीजन होता है डियर कि रेसिपिएंट ही फाउंड में नहीं है, रेसिपिएंट जो क्रेडिट बुक कर रहा है वो फाउंड नहीं हो रहा, या वो अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहा, तो जो क्रेडिट उसने बुक कर लिया है उसके यूटिलाइजेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। या रेसिपिएंट के पास वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्रेडिट के लिए डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी डियर यूटिलाइजेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये जो रेस्ट्रिक्शन होता है इसे इंपोज किया जा सकता है फॉर अ पीरियड अप टू 1 year। दोस्तों ये रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 1 साल के लिए लगाया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन। 1 साल के बाद ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो 3rd वीडियो है अमेंडमेंट्स का फॉर योर नवंबर और दिसंबर 2020 एग्जाम्स, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है डियर और आपको लगता है कि मेरी कुछ मेहनत आपको इसमें दिखती है, मेरा हार्डवर्क आपको दिखता है, तो दोस्तों एज अ रिवॉर्ड आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर डियर आपको बहुत सारे नए नए अमेंडमेंट वीडियोस, रिवीजन वीडियो जो अभी आने वाले हैं फॉर द नवंबर दिसंबर 2020 एग्जाम्स, और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, मोटिवेशन होता है, वो सब आपको इस चैनल पर मिलता रहता है टाइम टू टाइम।
और इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ए वेरी wish you best for your exam, right? Thank you my dear friends, thank you.